हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडियात्या क्लासेज में। आप सभी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताते रहे और कंपटीशन की तैयारी करते रहे। एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, अभी थोड़े डिले चल रहे हैं, लेकिन अपनी स्टडी नहीं छोड़े। ठीक है फ्रेंड्स, आज की जो अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रहेगी। केमिस्ट्री में हमने एक क्लास कर ली थी जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था, आपको ट्रिक के साथ बताया था। दो ट्रिक मैंने बताई थी उसमें। लेकिन आज अपनी जो इंट्रोडक्शन क्लास, पहली क्लास है, वो आज शुरू होगी। रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उसकी जो पहली क्लास है वो आज शुरू होने वाली है। तो हम देखते हैं कि रसायन विज्ञान में जो अपना पहला चैप्टर है वो पदार्थ के बारे में रहने वाला है। पहले हम पदार्थ को जानेंगे, उसके बाद में हम अणु परमाणु की ओर चलते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है, उसके कौन कौन से गुण होते हैं और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ क्या है। पदार्थ उसे कहा जाता है जो स्थान घेरता है। बहुत ही शॉर्ट और स्वीट तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है कि हर वो वस्तु पदार्थ है जो चाहे थोड़ा या ज़्यादा कितना भी स्थान घेरती है, वो वस्तु पदार्थ कहलाएगी। पदार्थ का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गुण होता है वो यह है कि पदार्थ में निश्चित गुण होता है, ना कि वो गुण चेंज होते रहेंगे। अगर कोई पदार्थ है तो उसका निश्चित गुण रहेगा कि उसका आयतन कितना है या उसका भार वगैरह कितना होता है, वो फिक्स मतलब चलता रहता है। निश्चित गुण पाए जाते हैं उसमें। कुछ ऐसे उसके एडवांटेज होते हैं या कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो उसके गुण हैं वो उसमें फिक्स रहते हैं तथा उनका संगठन होता है। कि संगठन मतलब कि वो किसी न किसी अन्य चीज़ों से मिलकर बना होता है। बात करते हैं सबसे पहले ठोस, द्रव, गैस के बारे में कि उनका आकार क्या है, आयतन कैसा है, और उनके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे ठोस के बारे में कि उसका आकार निश्चित होता है। चाहे ठोस वस्तु कोई सी भी हो, आप एक गेंद को ले लीजिए, एक पत्थर को ले लीजिए, या फिर कोई लोहे का टुकड़ा है, धातु की कोई चद्दर है, उन सभी का जो आकार है वो निश्चित रहेगा। यानी ठोस एक निश्चित आकार में पाए जाते हैं। आप उनको तोड़ोगे तो भी वो एक निश्चित आकार ले लेगा। ठीक है, जो द्रव है उसका आकार अनिश्चित रहेगा। कैसे कि कोई द्रव लिया आपने, जैसे दूध ले लिया, दूध को आपने एक बर्तन में डाला तो जो कि गोलाकार था तो वो गोल रूप में फैल गया। आपने उसको ज़मीन पे डाल दिया तो वो फिर फैल जाएगा, चारों दिशाओं में चला जाएगा। ठीक है, उसको मतलब द्रव का सबसे मोस्ट गुण क्या होता है कि उसको जिस बर्तन में डाला जाता है वो उसी का आकार ले लेता है। बात करते हैं गैस के बारे में, तो वो भी अनिश्चित होती है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, या अपनी जो सिलेंडर में भरी होती है एलपीजी, सीएनजी, अगर वो बाहर निकलेगी उससे तो फिर वो कहीं भी चली जाएगी, उसका कोई निश्चित आकार नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो है नहीं कि वो गोल ही रहेगी, नहीं, वो जो द्रव और गैस होते हैं उनके आकार अनिश्चित रहते हैं हमेशा। ठीक है, बात करते हैं आयतन के बारे में, तो ठोस है उसका आयतन निश्चित रहेगा, उसका आयतन निश्चित रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम, बात करते हैं द्रव, तो उसका आयतन भी निश्चित रहेगा कि वो जितना है उतना ही रहने वाला है। लेकिन जो गैस है उसका आयतन अनिश्चित होता है। ठीक है, बात करते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में, तो ठोस का जो एग्जाम्पल है वो है लकड़ी, पेंसिल। आपने देखा होगा लकड़ी या पेंसिल या कोई धातु का टुकड़ा या कोई पत्थर वगैरह है, गेंद है, तो उनका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। ठीक है, कि अगर आपने कोई गेंद ली तो उसको तोड़ा तो भी उनका जो आकार है, अगर उनको तोड़ दिया लेकिन जो उसके गुण थे वो तो दोनों में डिवाइड होकर मतलब एक जगह हो गए। ठीक है, अलग अलग हो गए, लेकिन वो निश्चित रहेंगे। बात करते हैं द्रव के बारे में, तो द्रव जैसे दूध हो गया, शराब हो गई, उनको आप जैसे डालोगे वो वैसे हो जाते हैं, आकार उसी तरह का ले लेते हैं। और गैस में ऑक्सीजन हो गई, हीलियम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई। ठीक है, एलपीजी, सीएनजी वगैरह। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जो पदार्थ के नेक्स्ट गुण हैं उनके बारे में। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मैंने एक नोट डाला है उसमें 2 पॉइंट है, तो वो देखते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो जो मेन चांस है यहाँ से अगर क्वेश्चन करने का, तो वो है कि अंतराणुविक बल का क्रम क्या है, या सबसे ज़्यादा अंतराणुविक बल किस में पाया जाता है, और विसरण बल किस में ज़्यादा पाया जाता है, किस में कम पाया जाता है, या फिर इन दोनों का क्रम पूछ सकता है। ठीक है, बात करते हैं अंतराणुविक बल के बारे में। अंतर आणविक यानी कि जो अंतर आणविक यानी अणुओं के मध्य लगने वाला बल। तो जैसे ठोस है तो उसके अणु ज़्यादा समीप होते हैं तो उनमें अंतराणुविक बल ज़्यादा होगा।
भाई जब इनके कण हैं वो पास पास में रहेंगे तो फिर उनके अंदर जो बल लगेगा, आकर्षण बल बोल सकते हैं उसको हम। तो अंतर आणविक बल यानी अणुओं के मध्य लगने वाला बल, ठोस के अणु ज़्यादा समीप है तो उनमें ज़्यादा लगेगा, और अगर हम गैस की बात करें तो गैस के अणु काफ़ी दूर दूर होते हैं तो वहाँ पे ये कम लगता है। ठीक है, तो इनका क्रम रहेगा ठोस, फिर द्रव, फिर गैस, यानी सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, और फिर गैस में। सबसे कम अंतराणिक बल गैस में पाया जाएगा और सबसे ज़्यादा अंतराणिक बल ठोस में पाया जाएगा। द्रव दोनों के बीच में रहने वाला है। ठीक है, बात करते हैं विसरण बल के बारे में। जो विसरण बल है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है गैस में और सबसे कम पाया जाता है ठोस में। विसरण बल यानी विसरण होना, यानी कि दूर दूर फैलना। अब सबसे ज़्यादा दूर अणु किसके होते हैं? गैस के होते हैं। तो जो गैस के अणुओं के मध्य विसरण बल अधिक होगा कि वो दूर दूर रहेंगे, और जो ठोस है उसके कण ज़्यादा समीप होते हैं तो उनमें विसरण बल की अपेक्षा अंतराणिक बल ज़्यादा होगा, यानी कि विसरण बल न्यूनतम होगा। ठीक है, बात करते हैं विसरण क्या होता है। दो गैसों के स्वतः मिश्रित होने की घटना विसरण कहलाती है। कोई भी दो गैसें हैं, चाहे आप ऑक्सीजन और हीलियम ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, अगर वो स्वतः मिश्रित हो गई यानी कि खुद ही एक दूसरे में मिल जाती है तो उस घटना को विसरण कहा जाता है। ताप बढ़ाने पर विसरण की दर बढ़ जाती है। अगर हम ताप बढ़ा रहे हैं तो विसरण की दर भी बढ़ जाती है। कि दो गैसें हैं, अब वहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ पे विसरण होने की दर भी बढ़ जाएगी। यानी कि अगर वो पहले 5 की स्पीड से विसरण दर कर रहे थे तो अब वो 10 की स्पीड से हो सकती है, यानी कि वो उसमें इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं। गर्म भोजन की सुगंध दूर तक फैलती है जबकि ठंडे भोजन की सुगंध नहीं फैलती है। इसमें विसरण की जो दर है वो काम कर रही है कि अगर भोजन गर्म है तो उसमें से जो भाप बनकर सुगंध निकलेगी तो वो विसरण के कारण, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो दूर तक फैलेगी। कभी भी अगर घर में खाना बनता है तो फिर उसकी जो खुशबू है या सुगंध है वो पास वाले घर तक भी चली जाती है और वहाँ पे चर्चा हो जाती है कि आज तो वहाँ उनके कुछ ना कुछ बना है। उसका कारण यही है कि विसरण की दर ज़्यादा होती है गर्म भोजन की। इसलिए अगर गर्म भोजन रखा है तो फिर या हमने अभी भोजन बनाया है तो गर्म रहने के कारण उसकी जो सुगंध है वो दूर तक फैल जाएगी, और अगर ठंडा भोजन है तो उसकी सुगंध का घर वालों को भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई भोजन रखा है। बाल्टी में स्याही की बूंद डालने पर उसका फैलना। आपने देखा होगा अगर कभी कोई छोटा बच्चा है या जब हम पढ़ते थे तो अगर हमने बाल्टी में स्याही की बूंद डाल दी तो उसकी जो वो बूंद है वो चारों तरफ फैल जाती है, क्योंकि वो किसी अन्य गैस के साथ मिश्रित हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के बारे में। जो पदार्थ है वो अपनी अवस्था चेंज करते हैं जब हम उनको टेम्परेचर देते हैं या उनका टेम्परेचर कम करते हैं, तो हम उसी पे बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं द्रव से ठोस में बदलने पे या ठोस से द्रव में, द्रव से गैस, गैस से द्रव या गैस से ठोस और ठोस से गैस, ऐसे चेंजेज होते हैं उनको किस नाम से बोला जाता है और क्या क्या होता है। ठीक है, अगर कोई वस्तु द्रव रूप में है, पहले द्रव से ले लेते हैं। अगर द्रव रूप में है, अगर वो ठोस में जाएगी, द्रव का मतलब अगर पानी है और ठोस का मतलब अगर वो बर्फ़ में जम रही है, तो आपको पता है कि उसके जो अणु है वो पास पास में आएंगे। इसको हम जमना बोलेंगे, हिमांक बोलेंगे। साधारण भाषा में जमना बोलेंगे और वैसे इसको क्या बोलेंगे? हिमांक, यानी कि अणुओं का आपस में चिपकना। ठीक है, तो द्रव रूप में जो जल है उसके अणु काफ़ी दूर दूर होते हैं, लेकिन जैसे ही अगर हम उसको फ्रिज वगैरह में रखते हैं, उसका टेम्परेचर काफ़ी कम कर देते हैं तो वो ठोस रूप, बर्फ़ के रूप में आ जाती है। तो द्रव से ठोस में बदलना जमना या हिमांक कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं द्रव से गैस में जाना। ठीक है, द्रव से ठोस में गया तो हिमांक हो गया, और द्रव से गैस में जाएगा तो द्रव रूप में पानी है और अगर हम उसको उबाल रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो वो भाप बनकर उड़ जाता है। भाप बनकर उड़ता है, आकाश में चला जाता है, तो उसको बोलते हैं हम वाष्पीकरण। भाप बोलते हैं या वाष्प बोलते हैं। तो वाष्प के नाम पे इसका नामकरण किया गया वाष्पीकरण, यानी कि द्रव से गैस में जाएगा तो वाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ठोस से। द्रव से देख लिया, ठोस पे चलते हैं। अगर कोई वस्तु ठोस से द्रव में जाती है, ठोस से द्रव में यानी वो पिघल रही है, क्या हो रही है? पिघल रही है। ठीक है, तो उसको संगलन बोलते हैं, यानी कि गलना या गलनांक बोल देंगे। संगलन भी वही बात है और गलनांक भी वही बात है। तो ठोस से द्रव में जाना गलनांक या संगलन कहलाता है। अगर कोई वस्तु ठोस से सीधी गैस में जाती है, अगर आपने कोई वस्तु है
वो ठोस रूप में उसको ले लिया। अगर उसको गर्म करने पे वो द्रव में ना जाके सीधी वाष्प बन रही है तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वपातन। ठीक है। तो जैसे कि कपूर होता है, अगर हम उसको गर्म करते हैं तो वो द्रव में ना जाके और सीधी गैस में परिवर्तित हो जाती है, तो उसी को बोलेंगे हम ऊर्ध्वपातन। ठीक है। अब बात करेंगे गैस के बारे में। अब बात करते हैं गैस के बारे में। अगर गैस से द्रव में जा रही है कोई वस्तु, क्या हो रही है? गैस से द्रव में जा रही है, तो उसके अणु पास पास में आएंगे। क्या होगा? अणु पास पास में आएंगे। भाई गैस तो काफ़ी दूर दूर तक फिर उसके अणु होते हैं, उनमें विसरण बल ज़्यादा होता है, और उसकी अपेक्षा द्रव में के अणुओं के मध्य विसरण बल कम होता है, अंतराणविक बल ज़्यादा होता है। तो वो पास पास में आएंगे, तो इसका मतलब वो संघनन हो रहा है उनका, मतलब वो कि वो पास पास में आ रहे हैं। संघनन यानी कि पास पास में आना। ठीक है। अगर कोई वस्तु गैस से ठोस में जाती है तो उसका भी संघनन होता है। यहाँ पे ऊर्ध्वपातक लिखा है, दोनों ही कंडीशन में तो ये गलत है। अगर गैस से ठोस में जाती है तो भी उसका संघनन ही होगा, कि गैस से ठोस में यानी कि उसके अणु पास पास में आएंगे और भी ज़्यादा द्रव की अपेक्षा। तो गैस से द्रव में जा रहा है तो भी संघनन होगा, और गैस से ठोस में जाएगा तभी संघनन ही होगा। ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं गलनांक पर दाब का प्रभाव। गलनांक मैंने बताया था कि कोई वस्तु गल रही है, यानी कि उसके जो अणु है वो दूर दूर फैल रहे हैं। जैसे कि अगर कोई बर्फ़ है, बर्फ़ का टुकड़ा है, अगर उसका हम गल रहे मतलब उसको पानी बना रहे हैं, उसका जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है ताप के कारण, तो जो अगर वो ताप पाकर दूर दूर उसके अणु जाएंगे तो उसको बोलेंगे गलनांक। ठीक है। तो अब देखते हैं गलनांक पर दाब का प्रभाव क्या होता है। ठीक है। पहला पॉइंट है, वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं। मतलब कि कुछ पदार्थ होते हैं जिनका आयतन कम होता है, संकुचित यानी कम होना, तो उन पर दाब का मान बढ़ाएंगे तो गलनांक का मान कम हो जाता है। जैसे कि बर्फ़ और बिस्मित दो एग्जाम्पल है। अगर इनको हम पिघलने के लिए रखते हैं या इनका जो गलनांक बढ़ाते हैं तो इनका आयतन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है। मतलब कि इनको अगर दबाएंगे तो इनका आयतन क्या होता है? कम होता है। ठीक है। यानी कि दबाव डालने पर इनका जो आयतन कम होता है तो गलनांक का मान भी कम हो जाता है। ठीक है। जैसे कि बर्फ़ और बिस्मित। बर्फ़ का टुकड़ा है, उसमें क्या होता है कि अणुओं के मध्य काफ़ी जगह रहती है। अगर आप उसको जैसे ही प्रेशर डाल के दबाओगे तो फिर क्या होगा कि उसके अणु पास पास में आएंगे तो उनका आयतन कम हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कभी भी अगर आपने गिलास भर के पानी का रखा है फ्रिज के अंदर, तो फिर जब वो बर्फ़ जमती है तो वो क्या होता है कि थोड़ा ऊपर निकल के आ जाता है पानी। अगर आपने उसके किनार तक रखा है तो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बर्फ़ के अणु टेम्परेचर कम होने के कारण पानी के अणु अगर बर्फ़ के रूप में चेंज होते हैं तो अपना आयतन बढ़ा लेते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो वापस पिघलते हैं तो उनका आयतन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि उनके अणुओं के मध्य काफ़ी जगह रहती है। ठीक है। तो वे पदार्थ जो पिघलने पर संकुचित होते हैं, यानी कि उनको पिघलाने पर जिनका आयतन कम होता है, जैसे कि बर्फ़ और बिस्मित, तो उनका जो उन पर दाब बढ़ाएंगे तो गलनांक भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। देखते हैं बी पॉइंट के बारे में। वे पदार्थ जो पिघलने पर फैलते हैं, यानी कुछ पदार्थ होंगे जो पिघलने पर फैलेंगे, ये तो जनरली होना ही चाहिए। ठीक है। यानी कि आयतन अधिक होता है, उन पर दाब का मान बढ़ने पर गलनांक का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक है। जैसे कि मोम और घी। अगर आप मोम को पिघलाओगे, एक मोमबत्ती लेते हैं हम, उसको पिघलाएंगे तो क्या दूर दूर फैलती है द्रव रूप में। ठीक है। अगर घी है वो जमा हुआ है, अगर हम उसको पिघलाएंगे तो वो भी अपना सरफेस बढ़ाएगा, फैलेगा चारों तरफ। तो उनका क्या होता है कि अगर उन पर दबाव बढ़ाएंगे तो उनका गलनांक का मान भी क्या होता है कि बढ़ जाता है। ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा गलनांक पर दाब का प्रभाव क्या होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गलनांक पर अशुद्धि का प्रभाव क्या होता है। अशुद्धि का मतलब कोई दूसरी चीज़ मिलाने पर गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। देख, तो अशुद्धि मिलाने पर गलनांक क्या होता है कि कम हो जाता है। ठीक है। कि कोई वस्तु जितने वैल्यू पर पिघल रही थी, गलनांक उसका हो रहा था, उससे कम हो जाता है। ठीक है। तो बात करते हैं कि गलनांक पर अशुद्धि का प्रभाव। आपको इतना ध्यान रखना है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन किया जाएगा कि गलनांक में अशुद्धि मिलाने पर उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको बताना है कि गलनांक कम हो जाता है। ठीक है। बात करते हैं हिम मिश्रण क्या होता है। काफ़ी बार पूछा भी गया है कि हिम मिश्रण से आप क्या समझते हैं। तो बर्फ़ में नमक मिलाने पर उसका गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है। अगर बर्फ़ में आप नमक मिला रहे हैं, क्या हो गया? अशुद्धि मिला रहे हैं। ठीक है। नमक मिला रहे हैं मतलब बाहर से कोई दूसरी चीज़ मिला रहे हैं, तो गलनांक क्या होगा? कम होगा। मैंने अभी ऊपर आपको बताया ही है कि अशुद्धि मिलाने पर गलनांक क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है। हिम मिश्रण की बात करते हैं कि
हिम मिश्रण यानी बर्फ़ में, हिम यानी बर्फ़ होता है, बर्फ़ में नमक मिलाने पर मिश्रण बन गया बर्फ़ और नमक का, ठीक है। तो बर्फ़ में नमक मिलाने पर उसका जो गलनांक है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बर्फ़ का, ठीक है, वो क्या होता है घटकर -22 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यानी कि जब तक -22 डिग्री सेंटीग्रेड ताप नहीं होगा तब तक वो उसका गलनांक नहीं होगा, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? आइसक्रीम उद्योगों में। जब आइसक्रीम बेचने वाला आता है तो उसके पास जो उसका वो उपकरण होता है, मतलब उसकी जो वो टंकी टाइप होता है वो जिसमें वो आइसक्रीम रख के लाता है, वो जो उसका बक्सा होता है उसमें क्या वो बर्फ़ भी रखता है और उसमें नमक मिलाकर रखता है कि वो जल्दी से पिघले नहीं, ठीक है। तो यह हिम मिश्रण होता है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आएगा। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऊर्ध्वपातन के बारे में। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वस्तु गर्म करने पे सीधे ठोस से गैस में बदल जाए तो वह उसका ऊर्ध्वपातन कहलाता है और वह वस्तु ऊर्ध्वपातक वस्तु कहलाती है या ऊर्ध्वपातित वस्तु कहलाती है। तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? मैं पहले बता चुका आपको कि किसी वस्तु का ताप बढ़ाने पर वह अगर ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाती है तो वह उसका ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है। तो परिभाषा देख लीजिए, ये लिखिए सेम, किसी ठोस का ताप बढ़ाने पर वह सीधा गैस में परिवर्तित हो जाए तो वह उसका ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं और सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा उदाहरण ऊर्ध्वपातन पातित का है, ठीक है। निम्न में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है और किसका नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जो ये है कपूर है, बेंजोइक अम्ल है, अमोनियम क्लोराइड है, एंथ्रासीन है, आयोडीन है और शुष्क बर्फ़ है। लेकिन इनको याद करने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो यह कुछ ही ऐसे पदार्थ है जिनका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है, सभी का नहीं होता है। तो इनको एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक है कब आए आंसू। कब आए आंसू, तो आपको ध्यान रखना, कब आए आंसू? जब हम ऊर्ध्वपातन करेंगे। कब आए आंसू पूछ रहा है कि आपके आंसू कब आए, तो जब हम ऊर्ध्वपातन कर रहे हैं। तो कैसे बनेगा कपूर, बै से बनेगा बेंजोइक अम्ल, आ से बनेगा अमोनियम क्लोराइड, ए से बनेगा एंथ्रासीन, आ से बनेगा आयोडीन और शु से बनेगा शुष्क बर्फ। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस CO2, ड्राई आइस, ड्राई आइस, ठीक है। तो कैसे बनेगा कपूर, बै से बन गया बेंजोइक अम्ल, आ से बन गया अमोनियम क्लोराइड, ए से एंथ्रासीन, आ से आ से आयोडीन, शु से शुष्क बर्फ। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे प्लाज्मा के बारे में। जो प्लाज्मा है वो पदार्थ की चौथी अवस्था है। 3 अवस्था हमने देख ली जो पहले काफ़ी सालों से हम पढ़ते आ रहे थे, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन उनके अलावा भी 2 अवस्था और ज्ञात कर ली गई है। तो चौथी अवस्था का नाम है प्लाज्मा, ठीक है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। ब्रह्मांड में मौजूद सर्वाधिक मात्रा वाली अवस्था। ब्रह्मांड की बात करें, पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे ज़्यादा अवस्था पाई जाती है पदार्थ की वो है प्लाज्मा। तारों तथा सूर्य पर केवल यही अवस्था पाई जाती है। जो अपने तारे हैं, सूर्य है, उनके ऊपर अगर हम बात करें अवस्था की तो वहाँ पे पदार्थ की केवल चौथी अवस्था प्लाज्मा ही पाई जाती है। ठोस, द्रव, गैस वहाँ पे नहीं होता है। ब्रह्मांड की अध्ययन शाखा, अगर ब्रह्मांड का यहाँ पे अगर हमने बात करी है तो उसकी अध्ययन शाखा की बात भी कर लेते हैं। तो कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। जो पदार्थ की चौथी अवस्था है उसकी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषता क्या है कि यह विद्युत की सुचालक होती है। अगर हम कोई प्लाज्मा युक्त वस्तु है, अगर उसमें से अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करे तो वह उसमें से प्रवाहित हो जाएगी। यह विद्युत की सुचालक होती है। लास्ट बात करते हैं पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में, BEC। जो पदार्थ की 5वीं अवस्था है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। तो पदार्थ की 5वीं अवस्था है BEC, पूरा नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री की जो अपनी आज की क्लास है उसमें हम इतनी ही बात करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इसमें ज़्यादा कोई और कुछ था नहीं, बस पदार्थ के बारे में हमने उसकी अवस्थाओं का अध्ययन किया है, थोड़ा सा गलनांक और ऊर्ध्वपातन के बारे में जाना है। इसमें भी 5-10 क्वेश्चन तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना रहती है। तो उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेशन करें और इनको याद करें, ठीक है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को बताते रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।